नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे रेलवे ग्रुप डी के जनरल साइंस पेपर को, जो आपका प्रीवियस ईयर है। ये प्रीवियस ईयर का आपका चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर आप आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। अगर आपको सारे वीडियो का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो अपलोड करने के बाद PDF को भी अपलोड कर दिया जाता है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। आप चाहे किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए आज का सेशन की शुरुआत करते हैं। जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। आज के इस सेशन में हम जो भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो आपके रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के ओरिजिनल और ऑफिशियल क्वेश्चन होंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। ये किस पे आधारित है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर देखिए रासायनिक संयोजन के नियम पर। अब इसके कुछ फैक्ट के बारे में जान लेते हैं। तो डाल्टन का यह सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे में खाली जगह नहीं होते, मतलब टेरिडोफाइटा के समूह में क्या नहीं होते हैं वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है, इसका राइट आंसर पुष्प। क्या है इसका सही जवाब? पुष्प। और ये आपका क्वेश्चन है RRB ग्रुप डी परीक्षा 25/10/2018 के सेकेंड शिफ्ट का। हम इस वीडियो में हर एक शिफ्ट के क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे जो ऑफिशियल पूछे गए थे। पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, इसका कारण क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये घुमा कर बार बार रेलवे और SSC के एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब चलिए इसको थ्योरेटिकली समझते हैं कि आखिर ऐसा कैसे होता है। आपका देखिए यहाँ पे 2 मास दिया गया है, जिसका नाम है एक का M1 और दूसरा का M2। दोनों एक दूसरे की ओर फोर्स लगा रहे हैं, जिसे इंडिकेट किया गया है F1 से और F2 से। और वो दोनों के बीच का आपका डिस्टेंस है, जिसे दूरी बोलते हैं, उसको इंडिकेट यहाँ किया गया है R से। तो F1 बराबर हो जाएगा G(M1M2/R²। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि इस वीडियो या चाहे किसी भी वीडियो का आपको PDF जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दी जाती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को प्रॉफिट स्टडी को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा PDF के लिए। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वह ठोस पदार्थ जिसका सामान्य नाम शुष्क बर्फ है, उसे रासायनिक में क्या कहा जाता है वो आपको बताना है। तो इसका सही जवाब राइट आंसर है देखिए CO2, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए 2 शर्त पूरी होनी चाहिए, इनमें से एक है। तो जब आपका ये क्वेश्चन आया था, किस शिफ्ट में आया था? देखिए थर्ड शिफ्ट RRB ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 के थर्ड शिफ्ट का ये आपका प्रश्न है। तो उस टाइम आपको इस आंसर को छोड़कर और 3 रेस्ट ऑप्शन उन्हें हटाकर सिर्फ आंसर जो था वो आपके सामने लाया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। कहने का मतलब क्या है? आपके सामने देखिए इमेज दिख रही हो, इससे आप समझने की कोशिश करिए। कहने का तात्पर्य इस क्वेश्चन का ये है कि कार्य हुआ है ऐसा जब तक नहीं कहा जा सकता तब तक कि कोई वस्तु पर हम कार्य ना करें। कार्य करने का मतलब ये है कि हम किसी वस्तु को विस्थापित करें, मतलब एक जगह से दूसरे जगह उसे विस्थापित करके ले जाना। ये नहीं कि अगर मान लीजिए आप कोई वस्तु को पकड़ कर खड़े हैं तो वो आपका वहाँ पे कुल किया गया कार्य शून्य होगा। जब तक हम किसी वस्तु को एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित करके ना ले जाएं तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होगा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा क्या है? तो देखिए उत्तर आपका किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की राशि को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। क्या बोला है आंसर? एक बार फिर से देखिए, किसी वस्तु में होने वाले पदार्थ की मात्रा को उस वस्तु का द्रव्यमान कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए।
एक अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या उत्पन्न होता है? इसे आप बाई रासायनिक केमिकल इक्वेशन से भी समझ सकते हैं और थ्योरेटिकली भी समझ सकते हैं। तो देखिए, लवण और जल, अम्ल और क्षार जब रिएक्शन करता है तो उसमें सॉल्ट और वाटर मिलता है। अब देखिए, कुछ आपके सामने इक्वेशन है, उनसे आप समझने की कोशिश करिए। एसिड बेस रिएक्शन एग्जाम्पल क्या है? एसिड बेस रिएक्शन एग्जाम्पल। तो सबसे पहला एग्जाम्पल को चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? H2SO4, जिसे सल्फ्यूरिक एसिड और किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। H2SO4 का रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे बोला जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब सल्फ्यूरिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपस में रिएक्शन करते हैं, इसमें से एक एसिड और एक बेस है, मतलब एक अम्ल और एक क्षार है। तो देखिए, हमें क्या मिलता है रिएक्शन के बाद? CaSO4, कैल्शियम सल्फेट और H2O मतलब वाटर इसमें हमको मिलता है, और सॉल्ट, इसमें सॉल्ट कौन हो गया, मतलब नमक कौन हो गया? CaSO4, जिसका केमिकल नाम है आपका कैल्शियम सल्फेट, और हमें जल पानी प्राप्त होता है। एक दूसरा इक्वेशन देखिए, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड प्लस CaO कैल्शियम ऑक्साइड, जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो CaSO4 कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर H2O हमें प्राप्त होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। शुक्राणुओं का निर्माण डैश में होता है, मतलब शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है ये आपको बताना है। तो देखिए, आंसर आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है। तो शुक्राणुओं का निर्माण आपको होता है विषण में। कहाँ पे होता है? विषण में। सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है? सौर कुकर के अंदर का रंग क्या होता है वो आपको बताना है। तो देखिए, आंसर आपके सामने शो हो रहा है काला। कौन सा रंग होता है? काला। अब देखिए, सोलर कुकर का जो इमेज है, जो डायग्राम, वो आपके सामने दिख रहा है। तो इसमें भी आप देख रहे हो कि इसका रंग क्या होता है? ब्लैक ही होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए। कौन रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायो का, कि कौन रंध्र के बंद होने और पत्तियों के गिरने में मदद करता है? तो रंध्र आपका होता है, पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम रंध्र के नाम से जानते हैं। तो आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर है अम्ल। क्या है? अम्ल। अब देखिए, आपके सामने जो इमेज है उसमें सारा कुछ शो हो रहा है कि द्वार कोशिका किसे कहते हैं? रंध्र और छिद्र जो पत्तियों में छोटे छोटे होते हैं उन्हें भी दर्शाया गया है आपको डायग्राम में, और हरित लवक ये भी दर्शाए गए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान क्या है? मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का आपका मॉलिक्यूलर मास, सापेक्ष द्रव्यमान को इंग्लिश में आपका मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। वही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा। तो 44 यू मतलब यूनिट होता है, 44 यूनिट। अब देखिए, आखिर 44 यूनिट हुआ कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के एक अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। तो आप लोग जानते होंगे कि कार्बन का मास आपका कितना होता है? 12। कितना होता है? 12 होता है। और ऑक्सीजन का आपका मास होता है 16। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का 2 अणु है, तो 16 गुना 2 करेंगे तो 32 हो जाएगा, और कार्बन का हो गया 12। तो 12 प्लस 32 को जब हम जोड़ते हैं तो हमारा कितना मिलता है? 44। कितना मिलेगा? 44। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना हो जाएगा? हमारा मॉलिक्यूलर मास 44 यूनिट, मतलब 44 यूनिट। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। डैश समूह से संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं, मतलब किनसे समूह में संबंधित पशुओं में जुड़े हुए पैर होते हैं ये आपको बताना है। तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब, राइट आंसर है आर्थ्रोपोडा। क्या है? आर्थ्रोपोडा। अब देखिए, आर्थ्रोपोडा समूह में कौन कौन से जीव जंतु आते हैं वो देखिए। सबसे पहले आपको दिख रहा होगा एंट, मतलब चींटी, तितली, और भी बहुत तरह के जीव जंतु आर्थ्रोपोडा समूह के अंतर्गत आते हैं, जो आप अपने डिस्प्ले पे देख रहे होंगे। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डैश मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है, मतलब कौन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ता है? और ये जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पे है, ये आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का रियल और ऑफिशियल क्वेश्चन है, जो आपका ग्रुप डी में आया था। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर है टेंडन। क्या है? टेंडन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो वह धीमा तथा डैश हो जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपका नॉर्मल की ओर झुक जाता है। आपके सामने देखिए 2 डायग्राम है। जब वायु से पानी में अपवर्तनांक और पानी से कांच में अपवर्तनांक, दोनों डायग्राम में आप साफ साफ देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन किया गया है।
ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का ऑफिशियल और रियल क्वेश्चन है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट स्टडी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास इंड होने के बाद आपको वहाँ पे सारी क्लासेस की पीडीएफ को अपलोड कर दिया जाता है। अब चलिए क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा। आवर्त सारणी के समूह में सभी तत्वों के डैश समान होते हैं, मतलब क्या समान होते हैं वो आपको बताना है। तो आंसर देखिए क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आवर्त सारणी मतलब पीरियोडिक टेबल का वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोड किया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं, जहां पीरियोडिक टेबल के टॉप पॉपुलर क्वेश्चन जो हर एक बार एग्जाम में पूछे जाते हैं उसे बताया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अल्कोहल को नीले रंग का बनाने के लिए उसमें रंगों को मिलाया जाता है ताकि इससे आसानी से पहचाना जा सके। इस अल्कोहल को डैश अल्कोहल भी कहा जाता है, मतलब इस अल्कोहल को और किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 का सेकंड शिफ्ट में आया था, जो आपका ऑफिशियल पेपर है। तो देखिए इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है जहरीला, मतलब इस अल्कोहल को जहरीला अल्कोहल कहा जाता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, मतलब उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब HCl। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उस विधि को क्या कहते हैं जिसके द्वारा गर्भाशय में कॉपर टी रखी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायो का, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अधिकतर एग्जामों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपका बायो से रिलेटेड है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गर्भ निरोध। शैवाल किस समूह से संबंधित है, शैवाल जो है आपका किस समूह से संबंधित है। तो आपका सही जवाब है थैलोफाइटा। आप इमेज भी देख रहे होंगे कि थैलोफाइटा का इमेज कैसा होता है, आपको डिस्प्ले पे अपना शो हो रहा होगा। अब चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है। इस टाइप के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका फिजिक्स से रिलेटेड है कि पिंड का भार न्यूनतम मतलब मिनिमम कहाँ पे होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए आंसर आपके सामने है भूमध्य रेखा पर। कहाँ पे, भूमध्य रेखा, इक्वेटर पे। इक्वेटर पे आपका जो पिंड का भार है वो सबसे कम होता है। एक वस्तु का भार पृथ्वी की सतह पर 600 न्यूटन है, चांद की सतह पर उसका भार क्या होगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर एक एग्जाम में ऐसा एक क्वेश्चन जरूर से जरूर ही पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का देखिए आंसर जो है आपके सामने है 100 न्यूटन। कितना, 100 न्यूटन। अब इसका एक फार्मूला होता है, देखिए आपके डिस्प्ले पे वो दिखाया गया है आपको। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर होता है 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार। कितना होता है, वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 वस्तु का पृथ्वी पर भार। तो यहाँ पे देखिए पृथ्वी की सतह पर भार कितना है, 600 न्यूटन। डिवाइड बाई 6 करेंगे तो आप कैलकुलेशन के बाद देखोगे कि आपका आंसर कितना आएगा, 100 न्यूटन, मतलब 100 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा सही इस क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार का परिवर्तन होता है, मतलब बारिश के दौरान ऊर्जा का किस प्रकार और परिवर्तन होता है ये आपको बताना है। तो आंसर देखिए, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं और गतिज ऊर्जा किसे कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का आपका जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या है। तो आप अपने नोटबुक में नोट कर सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है आपका mgh। क्या होता है, mgh, जहां m आपका मास, g होता है ग्रेविटेशनल और h होता है हाइट। आप गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए साथ में। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12mv², जहाँ पे m होता है मास और v होता है वेलोसिटी जो ऑब्जेक्ट का दिया रहता है। डैश मतलब खाली जगह कोशिका विभाजन को बढ़ावा देता है। क्या, कोशिका विभाजन को कौन बढ़ावा देता है ये आपको बताना है। तो साइटोकाइनिन, ध्यान से पढ़िए, साइटोकाइनिन। मनुष्यों में निषेचन डैश में होता है, मतलब मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है। तो आपका आंसर क्या है, फिलोपियन ट्यूब। आप लोग सब जानते होंगे कि मनुष्यों में निषेचन कहाँ होता है, फिलोपियन ट्यूब में। घनत्व बराबर क्या होता है, मतलब घनत्व को इंग्लिश में डेंसिटी बोला जाता है, और इस आप से डायरेक्टली घनत्व मतलब डेंसिटी का फॉर्मूला सूत्र पूछा जा रहा है। तो घनत्व बराबर डेंसिटी बराबर होता है mv, मतलब मास बाई वेलोसिटी। क्या होता है, मास बाई वेलोसिटी।
ये आपका आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा का प्रीवियस ईयर का जो जनरल साइंस का पेपर था, यह आपका चौथा सेट है। इससे पहले 3 सेट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड किया जा चुका है। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उसे देखने के बाद आप इस वीडियो को देखिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जनरल साइंस का प्रीवियस ईयर में क्या आया था। मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय गर्भाशय तक ले जाता है? मतलब मानव शरीर का कौन सा अंग अंडे को अंडाशय और गर्भाशय तक ले जाता है? तो आंसर क्या है, देखिए उत्तर इस क्वेश्चन का फिलोपियन ट्यूब। मतलब फिलोपियन ट्यूब एक उत्तर पहले भी हम लोगों ने देख चुका है और ये आपका दूसरा उत्तर है। मतलब एक ही क्वेश्चन को बहुत टाइप से पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशन में। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि क्या है। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और अपने फ्रेंड को जरूर शेयर करिएगा और खासकर उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो इस बार 2021 में आपका आरआरबी ग्रुप डी की परीक्षा देंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्टली उठकर उनके एग्जामिनेशन में आ जाएंगे जनरल साइंस पेपर के। आप चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन क्या बोल रहा है। किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे कम होता है? मतलब किस माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? आई थिंक आप लोग को इसका आंसर पता भी होगा। तो आंसर देखिए इसका हवा है। क्या है? एयर। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारे का अपवर्तनांक दिया हुआ है, जैसे वायु का कितना होता है तो 1.53, बर्फ़ का कितना होता है 1.54, पानी का कितना होता है वाटर का 1.63, अल्कोहल का कितना होता है 1.65, केरोसिन का कितना होता है 1.71। अब देखिए सारा एक के बाद एक आपको लिस्ट शो हो रहा होगा। विद्युत धारा का एसआई क्या है? मतलब विद्युत धारा का एसआई यूनिट पूछा जा रहा है आपसे, तो इसका आंसर है एम्पियर। क्या है? एम्पियर। दंतवलक, जिसे दंत मेल के नाम से भी जाना जाता है, किससे बना होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम फॉस्फेट। किससे? कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। अब देखिए यहाँ से आपका शिफ्ट चेंज हो गया है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 14/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। कब का? पिछला बार में हम लोगों ने सेकेंड शिफ्ट का कर रहे थे अभी, और ये अभी से आपका फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा की गति डैश के कारण होती है? पृथ्वी के चारों ओर और चंद्रमा का जो मोशन होता है, गति होता है, वो किसके कारण होती है? तो गुरुत्वीय बल। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण होती है। Na और Cr को मिलाने पर डैश प्राप्त होता है? मतलब निकल और क्रोमियम को मिलाने पर क्या प्राप्त होता है? तो स्टेनलेस स्टील। क्या प्राप्त होता है? स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। पौधे में लचीलापन प्रदान करने वाले अस्थायी उत्तक को क्या कहा जाता है? पौधे में जो लचीलापन आता है वो किसके कारण आता है? कालेनकाइमा। किसके कारण? कालेनकाइमा। कौन सी ऊर्जा गति के साथ बढ़ती है? अगर आपको किसी भी क्वेश्चन या फिर सभी क्वेश्चन का आंसर पता है पहले से, तो आप कमेंट बॉक्स में एक एक करके सारा क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए चलिएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? गतिज ऊर्जा। गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? तो गतिज ऊर्जा। आप इसे सिंपल से याद भी रख सकते हैं कि गति के साथ कौन सी ऊर्जा बढ़ती है? गतिज ऊर्जा। एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर एक बस की गति डैश गति का एक उदाहरण है। मतलब जब एक भीड़ भाड़ वाली सड़क पर भारी ट्रैफिक रोड पर जब बस चलती है तो वो कौन सी गति का उदाहरण है, ये आपको बताना है। तो कौन सी गति का उदाहरण है? असमान। मतलब अनइक्वल गति का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए आप। जब प्रयुक्त बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत होती है तो क्या होता है? कोई कार्य होता है या नहीं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कि कोई कार्य नहीं होता। कब? जब वस्तु बल की दिशा और वस्तु के गतिशील होने की दिशा एक दूसरे के लंबवत मतलब परपेंडिकुलर होती है, तब हमारे चैनल पे आरपीएफ का प्रीवियस ईयर का जो जनरल साइंस का क्वेश्चन पेपर था वो पहले से अपलोड कर दिया जा चुका है। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके देख सकते हैं। आप चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक ही समूह में तत्वों के समान डैश होते हैं। मतलब एक ही समूह में तत्वों के समान क्या होते हैं? रासायनिक गुण। क्या है? रासायनिक गुण। ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। तो चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन को कि डैश को उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है। मतलब किसे उभयलिंगी फूल के रूप में जाना जाता है? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर, सही जवाब आपके सामने है सरसों। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब किस जगत के सभी जीवों को रखेंगे
जो कोशिका भित्ति के साथ बहुकोशिकीय सुकेंद्रित होते हैं। तो इसका सही जवाब है प्लांटी। क्या है? प्लांटी। और ये आपका कौन सा शिफ्ट में आया था? फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है 24/10/2018 का। डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका बायो का कि डायलिसिस की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो गुर्दे। गुर्दे को इंग्लिश में किडनी कहा जाता है। क्या? किडनी। अब चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? क्वेश्चन क्या है? सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए आंसर आपके सामने। सीएनजी का मुख्य घटक है मीथेन। मीथेन गैस का रासायनिक सूत्र आपका क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4, जिसमें कार्बन के एक अणु और हाइड्रोजन के 4 अणु मिलकर CH का निर्माण करते हैं। क्विक सिल्वर क्या है, या फिर क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या है? पारा, जिसे इंडिकेट किया जाता है Hg, जिसे मरकरी भी कहते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका शिफ्ट अब चेंज हो गया है। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं। कितना? थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन अब आपके सामने। अभी जितने भी चलेंगे थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन चलेंगे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिका में केंद्रक नहीं होता है। मनुष्य के शरीर में उपस्थित कोशिका में केंद्रक नहीं होता है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है एरिथ्रोसाइट। क्या है? एरिथ्रोसाइट। प्रजनन के दौरान मूल कार्य एक डैश का निर्माण करती है, मतलब मूल कार्य में किसका निर्माण होता है वो आपको बताना है। तो सही जवाब इसका क्या है? डीएनए कॉपी। किसका निर्माण होता है? डीएनए कॉपी का निर्माण होता है। प्रजनन के दौरान मूल कार्य में डीएनए कॉपी का निर्माण होता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल से हमें क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन आपका ये है। तो सही जवाब क्या है? संवेग, जिसको इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, उसे इंडिकेट किया जाता है P से। P बराबर होता है mv, मास इंटू वेलोसिटी। घरों, उद्योगों और वाणिज्य प्रतिष्ठानों में उपयोग किए जाने वाली ऊर्जा को आमतौर पर डैश में दर्शाया जाता है। मतलब ये अधिकतर आप देखे होंगे कि आप लोगों के घर में जो बिजली मीटर का प्रयोग किया जाता है, जब चेक किया जाता है कि आपने पूरे मंथली में कितने बिजली की खपत की है, तो वो सारा का इंडिकेशन किस में होता है? kWh में दर्शाया जाता है। किस में? किलोवाट प्रति घंटा में। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या है आपका? किलोवाट प्रति घंटा। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 17 का प्रथम तत्व कौन सा है? ये क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड है। और पीरियोडिक टेबल के 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में कोई भी शिफ्ट हो या चाहे कोई भी एग्जाम हो, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपका सही जवाब राइट आंसर है फ्लोरीन। हमारे चैनल पर भी पीरियोडिक टेबल का वीडियो अपलोड है, आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट करके उस वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यौगिक CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, हर एक बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि बहुत सारे शिफ्टों में आपके ब्लीचिंग पाउडर के एकदम सीधे सामान्य सूत्र पूछ लिए जाते हैं, अन्य शिफ्टों में ब्लीचिंग पाउडर के कुछ उपयोग के बारे में पूछा जाता है। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसे मार्क करके रख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाता है जिसमें डैश परमाणु तक की श्रृंखला होती है। जिसमें कितने परमाणु तक की श्रृंखला हो सकती है ये आपको बताना है। तो देखिए सही जवाब है या तो 7 या 8। या तो 7 परमाणु हो सकते हैं या तो 8 परमाणु हो सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसने किया था? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही जवाब क्या है? निकोला टेस्ला। क्या है? निकोला टेस्ला। अब देखिए उसकी तस्वीर भी देख सकते हैं निकोला टेस्ला साइंटिस्ट की, कि आपकी निकोला टेस्ला साइंटिस्ट आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान क्या होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का। तो देखिए इसका मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बहुत बार ऐसा होता है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक आपका सीधा ऐसा यूनिट पूछ लिया जाता है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, और वैसे फ्रेंड को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा जो इस बार आपके 2021 में ग्रुप डी के एग्ज़ाम देने वाले हैं। इस वीडियो से उन्हें बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट किया जाता है आपके एग्जामों में। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या है। परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया था? तो आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा कि रदरफोर्ड है। रदरफोर्ड की इमेज भी आपने डिस्प्ले पे देख पा रहे होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर।
चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेरोफाइटा समूह के पौधे में नहीं पाए जाते हैं। क्या नहीं पाए जाते हैं? फूल। टेरोफाइटा के समूह में फूल नहीं पाए जाते हैं। गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या है? तो देखिए क्या है सूत्र, U बराबर mgh। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उस वाहिनी का नाम बताइए जो पुरुष के वृषण से निकलती है और शुक्राणु को शरीर में ले जाती है। तो इसका आंसर क्या है? शुक्रवाहिका। सहवाग सबसे प्राचीनतम पौधे हैं और विशेष रूप से डैश में पाए जाते हैं। मतलब विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं सहवाग पौधे, ही आपको बताना है। तो इसका सही जवाब है पानी। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें दो यौगिकों आयनों का आदान प्रदान कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं या फिर नए यौगिक बनते हैं? तो इस क्वेश्चन का क्या है सही आंसर? द्विविस्थापन अभिक्रिया। किस नाम से जानते हैं उस अभिक्रिया को? द्विविस्थापन अभिक्रिया के नाम से। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी के चौथे आवर्त में कितनी उपधातुएं हुए हैं? कितनी उपधातुएं बोला है, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए। कितनी उपधातुएं हैं? तो कितनी उपधातुएं हैं? 2। ये आपका क्वेश्चन ऑफिशियल है आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट का ये क्वेश्चन है। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इलेक्ट्रिक मोटर एक उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को डैश में परिवर्तित करता है। मतलब विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है ये आपको बताना है। तो किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में इलेक्ट्रिक मोटर परिवर्तित करता है। यदि कार्य का मान ऋणात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसका परिणाम क्या होगा? तो क्या है इसका रिजल्ट? इसका आंसर उसकी ऊर्जा का ह्रास होगा। क्या होगा? उसकी एनर्जी का लॉस होगा। ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? अधिकतम संख्या इलेक्ट्रॉनों की कितनी होती है? तो आपकी आंसर है 32 अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है चतुर्थ स्तर में। कभी कभी क्या होता है एग्जामों में कि प्रथम द्वितीय और तृतीय स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या भी पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए उन्हें भी एक एक करके देख लेते हैं। तो देखिए आपके पहले स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या होती है 2, दूसरे में होती है 8 और तीसरे में होती है 18 और चौथे में आप लोगों ने पहले देख लिया कि कितनी होती है 32। मतलब किस पौधे में बीज पैदा करने की क्षमता खो दी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है आपका चमेली। अब चमेली का डायग्राम भी देख रहे होगे अपने स्क्रीन पे। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्मामीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु की पहचान करें कि थर्मामीटर में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी धातु है वो? पारा। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पारा वेरी इंपॉर्टेंट है। पारे से बहुत सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप से करके आपके एग्जामों में पूछे जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट स्टडी को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो एंड होने के बाद सारे के सारे पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दी जाती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। संवेग बराबर क्या होता है? तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बार आ चुका है कि संवेग बराबर क्या होता है। तो मैंने हर एक बार आपको बताया कि संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। संवेग को इंग्लिश में मोमेंटम बोलते हैं, जिसको इंडिकेट करते हैं P से। P बराबर होता है m इंटू v, मास गुना वेग। अब चलिए बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था। मैंने अपने हाथों को आग से वापस खींच लिया। इस तरह की कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो कौन सा है? मेरुदंड। देखिए मेरुदंड का डायग्राम देख रहे होंगे अपने। कौन से तत्व का गलनांक और क्वथनांक सबसे उच्च होता है? मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाई किस मेटल का होता है वो आपको बताना है। तो कौन सा है ये? टंगस्टन। क्या बोलते हैं इसे? टंगस्टन। और आपका ये आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 23/10/2018 का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब देखिए टंगस्टन का आपका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 74। और मास नंबर आपका कितना होता है? 183.84। मतलब 184 यानी 184 हम बोल सकते हैं। और इसको इंडिकेट किससे करते हैं? W से। टंगस्टन का उपयोग बल्ब की फिलामेंट बनाने में किया जाता है। जब किसी वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उस पर ऊपरी बल कार्य करता है। इस बल को क्या कहा जाता है? तो आप सभी जानते हैं कि इस बल को किस नाम से जानते हैं? उत्प्लावन बल के नाम से जाना जाता है इस बल को।
परागकण डैश समूह के पौधे की एक विशेषता है, मतलब परागकण कौन से समूह की एक विशेषता है वो आपको बताना है। तो कौन से समूह की विशेषता है? एंजियोस्पर्म। कौन सा? एंजियोस्पर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से आप लोग सुनिए। किसी वस्तु द्वारा अपनी स्थिति या आकार लेने की वजह से लगने वाली ऊर्जा को क्या कहा जाता है? तो उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? स्थितिज ऊर्जा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए। कलिका द्वारा विकसित नया जीव है, कलिका द्वारा विकसित कौन सा नया जीव है? हाइड्रा। हाइड्रा का इमेज आप अपने सामने देख रहे होंगे कि उसके हर एक एक पार्ट के बारे में आपको बताया भी गया है इमेज में। एक धातु के उस गुण को क्या कहा जाता है जिसकी सतह चमकदार होती है, जिसके कारण उस धातु की सतह चमकदार होती है? तो उस गुण को हम लोग क्या बोलेंगे? धात्विक चमक। आप लोगों ने क्लास 10 में भी इस क्वेश्चन को बखूबी एनसीईआरटी के बुक में पढ़ा होगा कि उस गुण का क्या नाम है? धात्विक चमक, जिसके कारण धातु की सतह चमकदार होती है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि प्रीवियस ईयर की क्वेश्चनों को देखकर वो अपनी तैयारी को और मजबूत और तेज़ी से कर सके। तो देखिए इस क्वेश्चन को, संवेग की अंतर्राष्ट्रीय इकाई क्या है? आप लोगों ने देखा कि पिछले डेट के शिफ्ट में भी संवेग का क्वेश्चन आया था और इस शिफ्ट में भी आपका संवेग का क्वेश्चन आ रहा है। इसका मतलब ये है कि संवेग वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे एक क्वेश्चन आपका आता ही आता है। तो इसका यूनिट देख लीजिए क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड। क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट इसमें गलती करेंगे। वो लोग क्या करेंगे कि प्रतिरोधकता को प्रतिरोध समझ लेंगे, जिसका प्रतिरोध का एसआई यूनिट होता है ओम, पर यहाँ पे प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है। प्रतिरोधकता की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए इसका एसआई होगा ओम मीटर, ओम इंटू मीटर। तो इस सब छोटे छोटे क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से करते हुए आंसर दीजिएगा। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है पीरियोडिक टेबल का, और मैंने पिछला बार भी बताया कि पीरियोडिक टेबल का वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, जिसमें टॉप एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन के कलेक्शन के साथ साथ आपको पीरियोडिक टेबल की बारीकी से बारीकी नॉलेज को भी बताया गया है। तो आप लोग उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के माध्यम से आप लोग चेकआउट करके देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? क्षारीय धातु। समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? क्षारीय धातु। अब देखिए समूह एक में कौन कौन से धातु आते हैं? हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सारे जो धातु हैं आपके ग्रुप 1 में आते हैं, जिन्हें क्षारीय धातु के नाम से जाना जाता है। यदि संवेग P और वेग V दिया हुआ हो तो द्रव्यमान m ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र क्या है? देखिए आपका ये सेम क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में। अब देखिए ये कौन सा शिफ्ट में आया है? आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2018 का थर्ड शिफ्ट में आया। सोचिए जो क्वेश्चन आया फर्स्ट शिफ्ट में, उसी क्वेश्चन को घुमाकर आपको पूछ रहा सेम डेट में थर्ड शिफ्ट में। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? P/V। अब आया कैसे ये वो देखिए, मोमेंटम P बराबर होता है m इंटू भी। इसमें से हमको क्या निकालना है? m को बाहर निकालना है। तो जब हम m को बाहर निकालेंगे तो P का नीचे V आ जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा P/V। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट है बायो का क्वेश्चन कि प्रजनन तंत्र के कौन से अंग में मुख्य अनुवांशिक सामग्री पाई जाती है? तो कौन सा है मुख्य अनुवांशिक सामग्री? शुक्राणु। क्या है? शुक्राणु। पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिर से सुनिए क्वेश्चन को, पौधे के किसी अंग की वृद्धि जब किसी विशिष्ट उद्दीपक की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस प्रक्रिया का नाम है धनात्मक अनुवर्तन। ऐसे भी जब वृद्धि होती है तो धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो धनात्मक अनुवर्तन इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था आपका साइंस का। वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीचों में दो द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? वे आवृतबीजी पौधे जिनके बीचों में दो द्विबीजपत्र होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो देखिए क्वेश्चन में ही इसका आंसर छिपा हुआ है। तो क्या है? द्विबीजपत्री पौधे। क्या है इसका आंसर? द्विबीजपत्री पौधे। कार्य करने की गति क्या कहलाती है? कार्य करने की गति क्या कहलाती है? क्या है इसका आंसर? शक्ति।
किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है कि किसने आधुनिक आवर्त सारणी का प्रस्ताव दिया था। आंसर क्या है इसका? मोज़ले। क्या? मोज़ले। कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है? देखिए हाइड्रा से रिलेटेड आपका तीसरा या चौथा क्वेश्चन है ये कि कौन मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। तो इसका सही जवाब क्या है? हाइड्रा। हाइड्रा आपका मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है। एक लेंस की शक्ति इसकी डैश के व्युत्क्रमानुपाती होती है, मतलब लेंस की शक्ति है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है ये बताना है। तो किसके होती है? फोकस दूरी की। परमाणु संख्या डैश वाला तत्व क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा, मतलब परमाणु संख्या कितना है उस तत्व का जो आपका क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। तो ऑप्शन होंगे आपके एग्जामिनेशन टाइम जब ये क्वेश्चन आया होगा, तो उसमें 11 जिसका था वो सही था, तो वही ऑप्शन आपके सामने है। तो 11 कौन से तत्व का है? तो आपका ये सोडियम का है, जिसका एटॉमिक मास होता है आपका यानी द्रव्यमान संख्या 23 और सिंबल होता है Na। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था। प्रकृति में एक मुक्त तत्व के रूप में कभी नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है आपका? कैल्शियम। अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो कितने परमाणु होंगे? 6 परमाणु होते हैं अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में। किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका फिजिक्स का कि किसी वस्तु पर लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे भार के नाम से जाना जाता है। देखिए आपके सामने केमिकल इक्वेशन दिया गया है, उसे ध्यान से देखिए और वो बताना है आपको वह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का एक उदाहरण है। पहले केमिकल इक्वेशन को देखिए। Pb प्लस CuCl2, इधर आपका साइन क्या है कि PbCl2 प्लस Cu दी गई समीकरण किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो ये आपका इक्वेशन जो है केमिकल इक्वेशन, ये आपका विस्थापन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है स्क्रीन पे आपके। ससंयोजित बॉन्डेड अनुभव में निम्न गलनांक और क्वथनांक बिंदु होते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर बल जो होता है वो आपका वीक होता है, मतलब कमजोर होता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है या असमान रहता है? तो उसका भार जो है बढ़ जाता है। कब? जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर से दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार बढ़ जाता है। ध्यान में रखिएगा आप लोग। सापेक्षित घनत्व डैश के बराबर होता है। घनत्व किसके बराबर होता है? तो पदार्थ का घनत्व डिवाइडेड बाय पानी का घनत्व। पदार्थ का घनत्व में जितना पानी का घनत्व होता है वही होता है सापेक्ष घनत्व। सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? केमिस्ट्री का क्वेश्चन है आपका कि सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए सोडियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र Na2SO4। क्या है? Na2SO4। 1 न्यूटन बराबर क्या है? ऐसे रेलवे का बहुत ये सब फेमस क्वेश्चन है कि 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, 1 जूल बराबर क्या होगा, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आता है आपका। तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है? 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करें, क्योंकि रिवीजन के साथ साथ जो टॉपिक को कवर नहीं किए होंगे वो भी साथ में कवर होते चला जाएगा। वॉश डिफरेंस डैश से आने वाली ट्यूब के साथ एकजुट होता है ताकि मूत्र मार्ग यूट्रिया नामक एक आम मार्ग बन सके। क्या है वो? मूत्राशय। क्या? मूत्राशय है। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी ऊतक है? तो देखिए आपका आंसर क्या है? टेंडन एवं लिगामेंट। अब देख रहे हैं टेंडन और लिगामेंट जो है आपको इमेज में भी दर्शाया गया है कि टेंडन और लिगामेंट क्या होता है। एक्चुअली ये संयोजी ऊतक होते हैं और आपको जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है वो देखिए। C6H14 में कितने समावयवी, जिसको इंग्लिश में आइसोमर होते हैं, वो आपसे पूछा है। चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, क्योंकि लगभग सारे गवर्नमेंट एग्ज़ामों की जो जनरल साइंस का पेपर का पोर्शन रहता है वो लगभग सेम ही होता है।
इससे आपको क्या होगा कि आगे आने वाले सभी एग्ज़ामों में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, नहीं आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आपसे रेलवे या एसएससी या तमाम अदर जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम कराती है वो आपसे पूछ सकती है, ये सारे आपके आइडिया आते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन का आंसर आपका क्या है, कितने आइसोमर है, तो आपका 5। अब देखिए C6H14 का हमको केमिकल नाम जानना है कि क्या होता है, तो इसका केमिकल नाम होता है हेक्सेन। C6H14 जिसको केमिकल नाम है हेक्सेन। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रॉफिट स्टडी को जरूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड होने के बाद आपको सारे क्लासेस की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे प्रोवाइड की जाती है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 1300 से 1400 ग्राम। कितना वजन होता है, 1300 से 1400 ग्राम आपका मानव मस्तिष्क का वजन होता है। NO2 का फ्यूमस किस रंग में है, NO2 का फ्यूमस का जो रंग होता है वो कैसा होता है, तो भूरा। कौन सा रंग होता है, भूरा होता है NO2 का फ्यूमस का। CO का आणविक द्रव्यमान क्या है या फिर कितना होता है CO का आणविक द्रव्यमान, तो आपका आंसर क्या है 28। आप देखिए बहुत सारे ऐसे होंगे जिनको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्टली 28 आया कैसे। तो देखिए C मतलब होता है कार्बन, कार्बन को C से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसका द्रव्यमान संख्या होता है आपका 12। कितना होता है, 12 होता है। और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को इंडिकेट किया जाता है O से, जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 16। कितना होता है 16। और जब हम 12 और 16 को जब हम ऐड करेंगे, मिलाएंगे या फिर जोड़ेंगे तो हमें कितना मिलेगा 28। कितना 28। और यहाँ पे एक बात का आप लोग ख्याल रखिएगा कि यहाँ पे कार्बन के भी एक अणु है और ऑक्सीजन के भी एक अणु है, तो इसलिए हुआ आंसर 28। डैश एक उभयलिंगी पुष्प है, कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है, तो आपका ये आंसर है सरसों। और ये क्वेश्चन आपका देखिए आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 22/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन है। हम लोग हर एक शिफ्ट बाई शिफ्ट कि इस डेट में इस शिफ्ट में इतने क्वेश्चन आए थे आपके साइंस के, अगले डेट में फर्स्ट सेकंड शिफ्ट में, थर्ड शिफ्ट में, फर्स्ट शिफ्ट में इतने इतने क्वेश्चन आए थे। ऐसे करके सारा हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा प्रीवियस ईयर जनरल साइंस पेपर का, ग्रुप डी का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज किसने की थी, वेरी इंपॉर्टेंट है। गुरुत्वाकर्षण से एक ना एक क्वेश्चन आता ही है आपका रेलवे के एग्जाम में। फिर से एक बार क्वेश्चन देखिए कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक G की खोज किसने की थी, तो कौन किया था आपका हेनरी कैवेंडिश। ये देखिए आपका फर्स्ट शिफ्ट का, अभी हम लोग जो पिछला क्वेश्चन देखे थे वो थर्ड शिफ्ट का था, ये आपका सेम डे का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन है। अब हेनरी कैवेंडिश का जो इमेज है वो भी देख रहे होंगे अपने डिस्प्ले पे। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। सोडियम को डैश में संग्रहित किया जाता है, मतलब सोडियम को किस में डुबा कर रखा जाता है, ये पूछ रहा। ये तो आई थिंक सबको पता होगा कि क्लास 10 में NCERT के बुक में इसके बारे में बताया और पढ़ाया भी गया होगा आप लोगों को। तो किस में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में, जिसे कैरोसिन भी बोला जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि अगर हम लोग खुले में उसे रख देंगे तो क्या होगा कि ऑक्सीजन वातावरण के संपर्क में आने से उसमें आग लग जाती है। अब हमें ये जानना है कि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो आपका कितना होता है 11, और इसका मास नंबर होता है जिसे द्रव्यमान संख्या बोलते हैं वो आपका 23 होता है। किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री का, कि किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं, अणु। क्या, अणु कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो देखिए आंसर क्या है कि वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर। फिर से एक बार सुनिए, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है, तो क्या है आंसर, वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों पर निर्भर करता है। जब पौधे की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। सोचिए कितना दिमाग लगा के रेलवे ने क्वेश्चन पूछा है। अधिक आप आमतौर पर ऐसे सुनते होंगे कि प्रकाश की उपस्थिति में पौधे का जो प्रकाश संश्लेषण का क्रिया होता है, पर इसमें क्या दे दिया कि पौधे की भाग की वृद्धि प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बहुत लोग को तो समझ में नहीं आया कि क्वेश्चन है क्या, तो इसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन। क्या, ऋणात्मक प्रकाशनुवर्तन। इसीलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से यही सब पता चलता है कि किस किस टाइप के कौन कौन से एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछ रहे हैं।
आप आधुनिक आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व कहाँ पाएंगे। अब देखिए 2 8 3 सभी को पहले जोड़ दीजिए। 2 और 8 को जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, 10 + 3 करेंगे 13 हो जाएगा। तो 13 किसका होता है? 13। तो आप सीधा सीधा बोलेंगे कि 13 हमारा एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है? एल्युमिनियम का। और यहाँ पूछा है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 वाले तत्व कहाँ रहेंगे। तो देखिए 2 8 3 आ रहा लास्ट में, मतलब तीसरे आवर्त। अगर 4 आता तो चौथे आवर्त, 2 आता तो दूसरे आवर्त। तो इसका आंसर है तीसरे आवर्त। डैश तत्वों की विशेषताओं से संबंधित आवर्ती विशेषता नहीं है। क्या नहीं है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात। न्यूट्रॉन प्रोटॉन अनुपात इसका विशेषता से संबंधित नहीं है। समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? वेग समय ग्राफ। सीधा सीधा है, आप देखिए फिर से कि समय के साथ जो वेग का ग्राफ दिखाएगा तो कौन सा ग्राफ होगा? ये वेग समय ग्राफ। अब देखिए वेग समय ग्राफ आपका 3 ग्राफ दिया हुआ आपके डिस्प्ले पे। पहला है टाइम डिस्टेंस का ग्राफ, दूसरा स्पीड टाइम का ग्राफ, तीसरा है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण और समय का ग्राफ। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जनरल साइंस पेपर का क्या था, फर्स्ट शिफ्ट का। किसी मिश्र धातु की एक धातु यदि मरकरी तो वह कहलाएगी, मतलब क्या कहलाएगी? अगर एक धातु मरकरी है तो उसे क्या बोलते हैं? अम्लगम। क्या? अम्लगम। अम्लगम में क्या होता है कि एक फिक्स है कि आपका एक धातु आपका मरकरी मतलब पारा होगी ही होगी। अब देखिए अम्लगम होता क्या है? पारा तथा अन्य किसी धातु की मिलावट से बनी मिश्र धातु को संलय या सरंस अम्लगम कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि आखिर अम्लगम क्या था। पारा और किसी अन्य धातु को, कोई भी अन्य धातु हो सकता है पर उसके साथ पारा रहना ही चाहिए। पारा और किसी अन्य धातु के मिलावट से बनी मिश्र धातु को अम्लगम कहा जाता है। जैसे चांदी, तांबा, रांगे की मिश्र धातु को पारे के साथ सरस बनाकर दांत भरने में प्रयुक्त किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, कहाँ? दांतों को भरने में यूज़ किया जाता है। यह सरस दांतों के खोदड़े में 2 मिनट में ही जमकर सख्त हो जाते हैं। तो आप लोगों ने जान लिया कि अम्लगम क्या है और उसका यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कोयले और पेट्रोलियम के दहन से डैश ऑक्साइड का निर्माण होता है। कोयला और पेट्रोल जब जलता है तो कौन सा ऑक्साइड का निर्माण होता है? तो N2 और S। CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान कितना होगा? देखिए मोल का भी द्रव्यमान वाला जो क्वेश्चन है वो लगभग हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहा है। तो टोटल कितना होगा? 440 ग्राम। अब चलिए देखते हैं कि आखिर 440 ग्राम आया कैसे। तो यहाँ पे देखिए CO2 मतलब C के एक अणु और O के 2 अणु, कार्बन के एक अणु है और ऑक्सीजन के 2 अणु हैं। देखिए कार्बन को इंडिकेट करते हैं C से जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 12 और ऑक्सीजन को इंडिकेट करते हैं O से जिसका द्रव्यमान संख्या होता है 16। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन 1 है इसीलिए कार्बन के एक अणु, तो इसका हो जाएगा 12 प्लस ऑक्सीजन 2 है इसीलिए ऑक्सीजन के 2 अणु का भार लेंगे, मतलब 16 गुना 2। तो 12 प्लस 16 गुना 2 कितना हो जाएगा? 32 प्लस 12 को जब हम ऐड करेंगे तो 44 हो गया हमारे पास। पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि CO2 के 10 मोल का द्रव्यमान, तो जो हमारे पास 44 आएगा उसको 10 से जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे तो 10 मोल CO2 का द्रव्यमान निकल जाएगा, जो हमारा कितना है? 440। शक्ति का एसआई इकाई क्या होता है? शक्ति का एसआई यूनिट क्या होता है? तो देखिए क्या होता है? वाट। और शक्ति P बराबर होता है वर्क बाय टाइम, W/T। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूला भी पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। लोहे की कील का घनत्व पानी के घनत्व से क्या होता है? कम, अधिक या बराबर होता है। तो आप देखिए लोहे की कील का घनत्व और पानी का घनत्व क्या होगा? अधिक ही होना चाहिए। तो लोहे की कील की घनत्व पानी के घनत्व से अधिक होगा। घनत्व अधिक किसका होगा? तो लोहे की कील का। डैश अंडप का एक भाग नहीं है, ये बायो का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो कौन अंडप का एक भाग नहीं है? तो आंसर आपका सही पुकेसर। अब देखिए पुकेसर का आपका डायग्राम है और उनके सारे पार्टों को आपको एक एक करके बताया गया है कि पुकेसर में कितने पार्ट है और उन पार्टों को हम लोग क्या बोलते हैं। मानवों के युग्मक कौन से गुणसूत्र का वाहक होता है? तो आंसर क्या है इसका? देखिए या तो X या तो Y गुणसूत्र, दोनों में से कोई एक होता है। या तो X होगा या तो Y गुणसूत्र होगा मानवों में, ठीक है। डैश में तंतु बंद नहीं होते हैं,
मतलब किस में आपके तंतु बंद नहीं होते हैं। तो देखिए ये आपका शिफ्ट और डेट दोनों चेंज हो गया। आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 का थर्ड शिफ्ट का ये ऑफिशियल क्वेश्चन है जनरल साइंस पेपर का। तो क्या आंसर है इसका? रक्त, ब्लड। ब्लड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रक्त सही जवाब है। आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें कहा जाता है समरूप अंग। क्या कहते हैं उन्हें? समरूप अंग के नाम से वे जाने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। जब दो समान बल किसी पिंड पर एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में प्रयुक्त होते हैं तो पिंड पर प्रयुक्त होने वाला कुल बल डैश हो जाता है, शून्य हो जाता है। देखिए कहने का मतलब क्या है कि आप किसी वस्तु पर एक तरफ से बल लगा रहे हैं, मतलब एक तरफ से उसे धक्का दे रहे हैं और दूसरा व्यक्ति या दूसरा इंसान उसे दूसरी ओर से धक्का दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा कि दोनों व्यक्ति उस ऑब्जेक्ट या फिर उस वस्तु पर बल लगा रहे हैं, पर वस्तु ना तो आगे जाता है और ना ही पीछे जाता है, वो जहाँ है वही रहता है। तो ऐसे क्या होता है कि नेट बल जो होता है वो हमारा जीरो मतलब शून्य होता है। तो क्वेश्चन का कहना वही है। एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति वाले पिंड की गति को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? समान वितीय गति। ध्वनि उत्पन्न होती है वस्तुओं के कंपन होने पर। ये तो आप सब जानते हैं कि ध्वनि कब होगा? जब वस्तु कंपन करेगा। जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाया जाता है तब क्या होता है? फिर से सुनिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब लोहे की फाइलिंग में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl मिलाया जाता है तब क्या होता है? आंसर देखिए क्या आपका, हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। फिर से सुनिए आंसर को कि हाइड्रोजन गैस और लौ क्लोराइड तैयार होता है। तो इसका केमिकल एक बार इक्वेशन देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है। तो इक्वेशन देखिए, Fe + HCl। Fe आपका हो गया क्या? लौ, और HCl आपका क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इन दोनों को जब रिएक्शन कराएं तो हमारे प्रोडक्ट के रूप में क्या निकला? FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, मतलब लौ क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बाहर निकला। कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है? तो कौन करता है? साइटोकाइनिन। क्या है? साइटोकाइनिन जो है वो कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आती है? इसे क्या कहते हैं? तनुकरण। क्या है ये? तनुकरण होता है, जिसमें क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयनों की सांद्रता में कमी आ जाती है। इसे ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग सभी जानते होंगे कि इसका आंसर होगा ऊर्जा, मतलब एनर्जी, कि जिसे ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। सीधे इसे एक मीडियम से अनदर मीडियम में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये आपका प्रीवियस ईयर का चौथा सेट है। इससे पहले 3 और सेट चैनल पे अपलोड हो चुका है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप लोग वहाँ से चेकआउट करके पहले तीनों वीडियो को देख लीजिए। और RPF का भी प्रीवियस ईयर का जनरल साइंस पेपर जो आया था ऑफिशियल, उसका भी वीडियो चैनल पे अपलोड है, जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से उसे चेकआउट करके देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। दो पिंडों के बीच बल सदैव क्या होता है? पॉजिटिव, नेगेटिव, समान या फिर समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होते हैं। तो दो पिंडों के बीच बल जो होता है वो सदैव समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है। ये क्वेश्चन आपका थर्ड शिफ्ट का है, 16 तारीख के डेट का। केवल समुद्र में पाई जाने वाली मछली कौन है जो केवल समुद्र में पाई जाती है? तो शायद आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पहले भी पता होगा। तो कौन है वो? डॉगफिश। कौन? डॉगफिश है। 1 जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है, वो आपसे पूछा है कि 1 जूल पर सेकंड बराबर क्या होता है? 1 वाट। क्या होता है? 1 वाट।
आवृतबीजियों के प्रजनन अंग डैश स्थिर होते हैं, मतलब आवृतबीजियों के प्रजनन अंग कहाँ स्थित होते हैं? तो आपका आंसर क्या है? फूलों में। आवृतबीजियों के प्रजनन अंग जो हैं वो फूलों में ही स्थित होते हैं। कौन सी धातु को तेल में रखना आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या है? पोटेशियम। अब देखिए, पोटेशियम को तेल में रखना क्यों आवश्यक है, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पोटेशियम जो है बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। अगर हम इसे बाहर में खुली वातावरण में रखेंगे, वायु के संपर्क में आकर जल जाएगी। इसीलिए इसे खुले में नहीं रखा जाता है, बल्कि मिट्टी के तेल में या फिर केरोसिन में रखा जाता है। अब देखिए, पोटेशियम का आपका परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर जिसे बोलते हैं वो कितना है? तो आपका एटॉमिक नंबर है 19 और द्रव्यमान संख्या है 39, मतलब 39। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा रहा हो तो लाइक और अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप तक पहुंचते रहे, इसके लिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति डैश से भी अधिक होती है, मतलब कितनी से अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति? तो देखिए स्क्रीन पे आपके आंसर दिख रहा है कि 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति। मेनली जो है आवृत्ति में 3 तरह की आवृत्ति होती है। पहला होता है श्रव, दूसरा अपश्रव और तीसरा पराश्रव। जिसमें से हम जो आवृत्ति को सुन सकते हैं वो है अपश्रव, जिसकी जो रेंज होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच होती है। इस रेंज के बीच जो भी ध्वनि होगी उन्हें मनुष्य सुन सकता है। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। चौथी और पांचवी आवर्त में है कितने तत्व, वो आपसे पूछ रहा है। तो इसमें कितने हैं? 18 तत्व है। हमारे चैनल पे पीरियोडिक टेबल का पूरा एक्सप्लेन में वीडियो अवेलेबल है, आप डिस्क्रिप्शन चेकआउट करके वीडियो को देख सकते हैं। देखिए पीरियोडिक टेबल आपके सामने है और क्वेश्चन में बोला है कि चौथा और पांचवा आवर्त में, मतलब पीरियड में कितने एलिमेंट है वो आपको बताना है। तो देखिए चौथा और पांचवा, चौथा में भी आपका काउंट कर लीजिए टोटल 18 है और पांचवा में भी आपका टोटल 18 है। क्वेश्चन में ये नहीं बोला है कि चौथा और पांचवा मिलाकर कुल कितने एलिमेंट है, ऐसा नहीं बोला। अगर ऐसा बोलता तो आपका 36 आंसर होता, 36। क्वेश्चन में सिर्फ ये बोला है कि आवर्त 4 या 5 में कितने एलिमेंट हैं, दोनों में से कोई एक बताना है या दोनों में बराबर होते हैं। तो फोर्थ पीरियड में भी देख लिए 18 है और फिफ्थ में भी 18 है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। डैश बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देते हैं। देखिए कौन है जो बहुत कमज़ोर विकसित बच्चों को जन्म देता है? तो आपका आंसर है कंगारू। क्या है? कंगारू है आंसर इस क्वेश्चन का। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री का है कि किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक चींटी के डंक में कौन सा होता है? मेथनोइक अम्ल। ऐसा ही क्वेश्चन आपका आएगा कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल होता है। उसके बाद आपके ऐसे पूछ सकता है कि कच्चे आम में कौन सा अम्ल होता है, इमली में कौन सा अम्ल होता है, टमाटर में कौन सा अम्ल होता है। इस टाइप का एक क्वेश्चन फिक्स है कि एग्जाम में आपके आता ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करिए और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई डैश होती है। उत्तल दर्पण की फोकस लंबाई हमेशा पॉजिटिव होती है, इसीलिए आंसर पॉजिटिव है, हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपका 16/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट आरआरबी ग्रुप डी का परीक्षा का ऑफिशियल पेपर है जनरल साइंस का। 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ के कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। क्यों ऐसा होता है? तो देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है, आंसर क्या है आपका। चूँकि बर्फ से तरल पानी में रूपांतरण की प्रक्रिया के दौरान बर्फ के कण ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है, ऊष्मा ऊर्जा को अवशोषित करती है। इसीलिए ऐसा होता है कि 0 डिग्री पर तरल पानी के कणों में उसी तापमान पर बर्फ में कणों की तुलना में अधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके डैश के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जाना जाता है? इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है कि अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पे। आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताएं जिसमें सभी तत्व गैस हैं। तो समूह 18, ग्रुप 18 इसका सही आंसर है। अब देखिए
कि क्या बोला है, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह का नाम बताए जिसमें सभी तत्व गैस है। तो देखिए ग्रुप 18 में देखिए कौन कौन से गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडोन, ये सारे जो है वो ग्रुप 18 के हैं जिसमें सभी के सभी गैस हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। किसके संयोजन से सोल्डर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसको मिलाने से सोल्डर बनेगा। तो लेड और टीन, लेड और टीन को जब हम मिलाएंगे तो हमारा सोल्डर का निर्माण होता है, सोल्डर बनता है। कौन सी धातुओं का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट कि कौन सा धातु का उपयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, तांबा। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत को प्रदान किया, बुनियादी सिद्धांत बोला, बुनियादी सिद्धांत को प्रदान किया। तो कौन है, जॉन डाल्टन। आप इमेज भी देख रहे होगे कि आपके डिस्प्ले पे इमेज भी जॉन डाल्टन की सो रही हुई। तो ये क्वेश्चन कब आया था आपका, आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 16/10/2018 का सेकेंड शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमारे चैनल के कमेंट में कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक अपने फ्रेंड को ज़रूर शेयर करिएगा। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।